हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और अब से कुछ दिन बाद आपका आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम होने वाला है और उसके जस्ट बाद आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अभी तक रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं, वो ना ही मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका एक फ्लो ही नहीं बन पाया मेंस की प्रिपरेशन का, है ना। तो बस ठीक है जो भी है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई सबको पता है प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेंस के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या है जिनको हमें पढ़ना चाहिए और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए, आज के सेशन में बात करते हैं। वैसे देखो भाई, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं होता, सारे के सारे टॉपिक पर हमें अच्छी पकड़ बनानी होती है, अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है, बट बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर हमें किसी टॉपिक को नहीं पढ़ना, एक ओवरऑल हमें एक बैलेंस बनाकर चलना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग के सेक्शन में, अगर हम देखें तो सिर्फ पजल्स पर हमारा फोकस बहुत ज्यादा होता है। हमें क्या लगता है भाई, हम पजल्स को अगर डिस्कस कर लेंगे, अगर हम पजल्स को सॉल्व कर रहे हैं तो पजल्स को सॉल्व करते करते हमारा रीजनिंग का सेक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। बट ये एकदम गलत है। प्री में, हाँ, प्री में आप देखो सबसे सिंपल बात क्या है, प्रीलिम्स एग्जाम जब आपका होता है तब आप एग्जाम के क्वेश्चन लेवल को जज कर सकते हो कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर टाइप का इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा। बट मेंस में अगर आप बात करें, मेंस में आप ये जज नहीं कर सकते कि भाई सर्कुलर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, बॉक्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा। क्यों? क्योंकि मेंस में जो आपकी पजल आती है वो आती है कॉम्बिनेशन पजल। अब कॉम्बिनेशन पजल भैया क्या होती है? जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि मेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता। सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन दे देंगे, लीनियर के साथ डायरेक्शन मिला देंगे, स्क्वायर के साथ फ्लोर मिला देंगे, तो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आता है ना। और भले ही आपकी प्रैक्टिस कितनी भी अच्छी हो, मान लो पजल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप पजल के भरोसे बैठे हो, पजल में अगर अटक गए तो मेंस का पजल है, कम से कम 3-4-5 मिनट तो लेगा ही, और अगर 3-4-5 मिनट आपके वेस्ट हो गए तो इस बार आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस में बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है। पहले क्या था, अच्छा टाइम वेस्ट हो गया, उसका बैलेंस बना लेंगे, बस इस बार तो सेक्शनल टाइमिंग है। और अगर 4-5 मिनट एक पजल में वेस्ट हो रहे हैं, दैट मींस आप बहुत पीछे रह जा रहे हो कैसे स्टूडेंट के जो मार्क्स निकालकर आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हमें टारगेट करने होते हैं जनरल अवेयरनेस में, और बाकी सब्जेक्ट में डिसेंट इनफ स्कोर हमें टारगेट करना होता है। तो रीजनिंग में पजल के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। ऐसे ही क्वांट में आप डेटा इंटरप्रिटेशन के भरोसे नहीं बैठ सकते। कोई केसलेट आ गया, कॉम्प्लिकेटेड डेटा आ गया, फनल डीआई आ गया, कोई अलग टाइप का डीआई आएगा, कैसे करोगे, है ना। तो पूरी तरीके से आप डीआई के भरोसे बैठकर क्वांट के पेपर में नहीं जा सकते। ऐसे इंग्लिश में आप पूरी तरीके से एरर्स के भरोसे बैठकर नहीं जा सकते कि भाई ये बैठे हैं, एरर्स के रूल पढ़ रहे हैं बिल्कुल, फिर एरर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या पढ़ना है, किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर ज्यादा दिमाग लगाना है, देखते हैं हम टॉपिक बाय टॉपिक, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस, है ना। जनरल अवेयरनेस में देखो भाई, ऐसा नहीं है कि आप जनरल अवेयरनेस पढ़ के जा रहे हो, आपने किसी टॉपर से सुना है या कहीं पर आपने सुना है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट, जैसे मैंने खुद ही बोला मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, तो अटेम्प्ट्स को मैक्सिमम करने के चक्कर में तुक्के नहीं मारना। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स के साथ साथ एक्यूरेसी भी जो है आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब ट्राई हमें ये करना है कि 15 से 20 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे हों जो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएं। ठीक है, ये हमें टारगेट तो लेकर चलना ही है। उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका पिछले 4 मंथ का आपका करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। ओवरऑल 6 मंथ्स का आपको पढ़ना है, बट जो लास्ट 4 महीने का डेटा है, कोई अपॉइंटमेंट्स हैं आपकी, है ना, कोई बुक्स हैं, कोई आपके कहीं ना कहीं अवार्ड्स हैं, है ना, जैसे आरआरबी से रिलेटेड जो आपकी इंफॉर्मेशन आई डायरेक्ट, जो नए पॉलिसीज बनाई गई हैं, ये सब आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। मतलब पिछले 4 महीने का डेटा तो ऐसा होना चाहिए, चाहे स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाए, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, बढ़िया तरीके से आप उसको डन कर लो।
है ना। जैसे अभी किसी सिटी का या किसी जगह का नाम चेंज हुआ हो, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कोई नए मिनिस्टर की नियुक्ति हुई हो, कहीं का सीएम चेंज हुआ हो, तो इन सारी चीजों पर आपका फोकस होना चाहिए। और उस न्यूज के अलावा उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारा का सारा डेटा याद होना चाहिए। तो ये काम आपको जनरल अवेयरनेस में करना है। पिछले 4 महीने का रिवीजन बहुत अच्छे से कर लीजिए, काफी अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस में। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पजल, हाँ एक आध अगर आपसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा मेजर फोकस आपको करना है क्रिटिकल रीजनिंग पर, है ना। पिछले साल आपने काफी सारे एग्जाम्स में देखा होगा और मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिग्रेट कर रहे थे कि सर क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ के नहीं गए, काफी ज्यादा क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आ गए। अगर क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ ली होती तो एक रीजनिंग में मेंस में हमारा अच्छा स्कोर आ जाता, है ना। तो कोशिश ये करनी है क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जहां से आपको मिल रहे हैं, जैसे आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैं एक सेशन भी प्लान कर रहा हूं, आपका आरआरबी क्लर्क में इनसे पहले वो सेशन आपको मिल जाएगा। उसमें कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग हम करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रिटिकल रीजनिंग पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन आप कवर कर लो। मेंस की जो आपकी पेड की क्लासेस हैं वहां पर सारे के सारे टॉपिक बहुत ही डिटेल में कवर किए गए हैं। अगर आप एनरोल्ड हैं तो जरूर उन क्लासेस को देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग आपका तैयार हो जाएगा, है ना। उसी के साथ हाई लेवल मिसलेनियस की आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। खासकर आपका जो मेंस में 2-3 साल से पैटर्न देखा गया, ब्लड रिलेशन का सवाल काफी आ रहा है ना, और ये आपको फंसा देता है। अब इसमें भी ना कभी भी ऐसा मत करना कि आपने इनपुट का क्वेश्चन डिसाइड कर लिया कि भाई सॉल्व करना है, आपने कोडिंग का क्वेश्चन डिसाइड कर लिया कि सॉल्व करना है ना। अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिख रहा है कि अच्छा इनपुट में ऐसा ऐसा लॉजिक है, देखो शिफ्टिंग का आएगा तो पिक कर लेना। नंबर्स का लॉजिक सॉल्व करते हुए आपने ये चीज नोटिस की होगी, कुछ स्टेप्स का तो मिल जाता है लॉजिक, बट कुछ स्टेप्स ऐसी होती है जिनका लॉजिक हम क्रैक नहीं कर पाते, तो वहां पर रिस्क नहीं लेना, समय लिमिटेड है। उसी के साथ कोडिंग में भैया एलएसएन कोडिंग आती है, वहां पे भी अगर लॉजिक पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए अटक कर बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल ही अगर कुछ नहीं हो रहा और इनपुट और कोडिंग का सवाल दिख रहा है तो एंड में उसमें दिमाग लगा लेना, है ना। उसी के साथ आपको छोटे मोटे सिलोगिज्म के क्वेश्चन मिल सकते हैं कोडेड के, अल्फा न्यूमेरिक आ सकती है, कंडीशनल कोडिंग आ सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा अगर आप फोकस रखोगे तो रीजनिंग में आप एक अच्छा अटेम्प्ट निकाल सकते हो, है ना। क्वांट में आप सभी को पता है डिसाइडिंग फैक्टर प्री में भी और मेंस में भी अर्थमेटिक ही होता है ना। अगर आप अभी तक उसी माइंडसेट पर हो कि स्पीड मैथ्स कर लेंगे, डीआई कर लेंगे, क्वांट निकल जाएगा, तो भाई मेंस में ये स्ट्रैटेजी नहीं चलती है, ठीक है। भले आरआरबी के मेंस हो, चाहे आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस हो, आईबीपीएस पीओ का मेंस हो, वहां पर भी ये स्ट्रैटेजी काम आएगी जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो क्वांट में आपको अर्थमेटिक पर बहुत अच्छा फोकस करना है भाई, क्योंकि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी आती है आपके क्वांट में, है ना। तो अर्थमेटिक अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आरआरबीस में तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ आईबीपीएस क्लर्क मेंस आपका आगे आएगा, आईबीपीएस पीओ आएगा, तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए आप अर्थमेटिक का पार्ट बहुत अच्छे से भैया स्ट्रॉन्ग कर लो अपना, ठीक है। स्पीड मैथ्स में आपका क्वाड्रेटिक आ सकता है, रूट वाला, है ना। तो इन सारी चीजों को आप थोड़ा अच्छे से चेक कर लेना, है ना। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में आपका फोकस रीडिंग पर बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मेंस का एग्जाम पूरी तरीके से आपका मतलब या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट रीडिंग पर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि आरसी आपका काफी अच्छा आएगा, वो कैप के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, पैरा जंबल आपका आ सकता है अच्छे लेवल का, तो रीडिंग पर आपका मेजर फोकस यहां पर होना चाहिए। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतना ज्यादा अच्छे से आप इंग्लिश में परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपने हिंदी चूज किया आरआरबी में तो हिंदी में भी सेम चीज आपकी रहेगी, जो आपकी रीडिंग वाली चीज है उसमें आपका बहुत अच्छे से पकड़ मजबूत होनी चाहिए, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है यार, देखो सिर्फ प्री एग्जाम करके मेंस तो क्लियर होगा नहीं, है ना। और प्री के माइंडसेट के साथ अगर मेंस के एग्जाम में जाओगे, मेंस की तैयारी करोगे तो भी मेंस क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2-3 एग्जाम दे चुके हैं और प्री एग्जाम में डिसेंट इनफ या तो आपका स्कोर है या फिर आप प्री एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तो प्री एग्जाम की आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट अटेंड करें, और मेजर जो आपका पूरा ड्यूरेशन ऑफ द डे है वो कहीं ना कहीं मेंस की प्रिपरेशन में जाना चाहिए, क्योंकि क्लैरिकल एग्जाम है तो मेंस के हिसाब से ही मेरिट बननी है। अगर पीओ एग्जाम है तो मेंस और इंटरव्यू मिलके मेरिट बननी है, मतलब बिना मेंस के तो जॉब मिलनी ही नहीं है ना। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन इसलिए रुकता है क्योंकि
प्री लेवल के सवाल इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए होते हैं कि प्री लेवल की हैबिट हो चुकी होती है, उसी माइंडसेट के साथ मेंस के क्वेश्चन को पिक करते हैं और अल्टीमेटली मेंस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आप आरआरबी पीओ का मेंस देने जा रहे हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से काफी सारे लोग आरआरबी क्लर्क का भी मेंस देने जाएंगे, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, बट अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो यहां पर आपको एग्जाम अटेम्प्ट करते करते ही समझ में आ जाएगा कि नहीं यार अभी हम तैयार नहीं है। और कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज की तारीख तक भी मेंस का एक भी फुल मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, है ना। तो भाई ये सारी गलतियां कोशिश करें कि आगे के एग्जाम्स में हम रिपीट ना करें, क्योंकि अब आपके अगर ऑफिशियल बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, ये दो ही एग्जाम बचे हैं। क्लर्क का मेंस है, पीओ का पूरा एग्जाम बचा है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क आएगा तो 2 एग्जाम आप और जोड़ लीजिए, इसके अलावा और कोई एग्जाम बैंकिंग का हमारी नजरों में नहीं है। एनआईएससीएल एओ है, ईसीजीसी पीओ है, तो ये आपके बस एग्जाम्स बचे हैं। अगर इन एग्जाम्स में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर 6 महीने बाद 2025 में फिर से यही कहानी रिपीट करनी होगी, है ना। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, लिमिटेड टाइम बचा है, लिमिटेड एग्जाम्स बचे हैं, पूरी 100% मेहनत कीजिए और होपफुली आप सारे के सारे एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो भाई जो भी आपकी रेगुलर क्लासेस होती है उन सबका नोटिफिकेशन आपको टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो आप इन टेलीग्राम चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, खासकर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, तो दोनों के लाइव बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। रीजनिंग की क्लास सुबह 9 बजे होती है ना, तो आप डेफिनेटली इन क्लासेस को लाइव ज्वाइन कीजिए और अपने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सेक्शन है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, है ना। और ये सारे के सारे पेड बैच आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक में, जिसमें आपको सारे के सारे टेक्स्ट बुक के पेड कोर्सेज, उसके साथ आपको टेक्स्ट बुक का कंप्लीट पास प्रो, जिसको आप टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं, मॉक टेस्ट, उसी के साथ आपको यहाँ पर स्मार्ट बुक्स भी मिल रही हैं जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं अभी जाइए टेक्स्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर कूपन कोड विधु अप्लाई करके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर लीजिए। ओके, तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप सेशन में जो भी चीजें आपके साथ डिस्कस की गई हैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, और इन चीजों को इंप्लीमेंट करके आप मेक श्योर करेंगे कि इस साल जितने भी मेंस एग्जामिनेशन आप देने जाएं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। ओके, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई और सवाल अगर आपके मन में हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफी जल्दी टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।